हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने 2018 का शिफ्ट 1 का सेट ए स्टार्ट किया था करना, जिसमें 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस थे उसमें रीअरेंजमेंट के, कुछ क्वेश्चंस थे फिल इन द ब्लैंक्स के। आज उसी के आगे यानी क्वेश्चन नंबर 41 से हमें शुरू करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से क्या डायरेक्शंस हैं, क्या क्वेश्चंस करने हैं, साथ साथ में करते चलेंगे। जो भी डाउट्स या जो भी एरर्स होंगे आप मेरे से तुरंत साथ ही साथ पूछते चलिएगा। शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं क्या है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 41 में भी आपको ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करना है। इसके पहले भी हमने रीअरेंजमेंट यानी ऑर्डर ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन किया था। अभी तक जो क्वेश्चन हमारे सामने थे उसमें एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स अलग अलग दिए गए थे, उनको नाम दिया गया था पी, क्यू, आर और एस, और हमें इनका एक ऑर्डर सेट करना था जो एक ही सेंटेंस में था। बट अभी यहां पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया है। मतलब एक एग्जाम में दो तरह के पी, क्यू, आर, एस आपको देखने को मिलते हैं। एक में मिलता है जो एक ही स्टेटमेंट में आपको पी, क्यू, आर, एस अरेंज करना होगा। दूसरा मिलता है जिसमें आपको सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 मिलता है एकदम फिक्स, वो आप छेड़ नहीं सकते। उसके बाद में आपको मिलते हैं 4 सेंटेंसेस जिनको पी, क्यू, आर और एस नाम से हम जानते हैं, और उनके हिसाब से आपको करने होते हैं अरेंजमेंट, जिसके लिए आपके पास में होते हैं 4 ऑप्शंस। ठीक है, सिंपल सा काम है। चलिए डायरेक्शंस को पढ़ते हैं और रीअरेंज करते हैं। इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट्स ऑफ 6 सेंटेंसेस ऑफ अ पैसेज। इसमें 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं किसी पैसेज के। द फर्स्ट एंड 6 सेंटेंसेस आर गिवन इन द बिगिनिंग एज S1 एंड S6। शुरुआत में पहले 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंस नंबर 1 है, फिर सेंटेंस नंबर 6 है। सिंपल सा। चलो, द मिडिल 4 सेंटेंसेस इन ईच हैव बीन जंबल्ड अप एंड लेबल्ड एज P, Q, R and S। जो बीच के जो सेंटेंसेस हैं, मतलब S1 तो करेगा भैया शुरू, S6 करेगा खत्म, लेकिन इसके बीच में 4 सेंटेंसेस आएंगे, वो नाम दिए गए हैं P, Q, R और S। ठीक है, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द 4 सेंटेंसेस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली ऑन द आंसर शीट। अब पी, क्यू, आर, एस जो दिया गया भैया, ये अपने असली फॉर्म में सेट नहीं है, इसको किसी गलत तरीके से सेट कर दिया गया है, और आपको बताना है इसका कौन सा फॉर्मेट अगर हम सेलेक्ट कर लें तो वो बिल्कुल सही मीनिंग देगा। इतनी सी बात करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करके कि ये मुश्किल है या आसानी से हो जा रहा है ना। चलो, तो यहाँ पे 41 वाला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, और 41 शुरू हो रहा है उधर से, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन को आसानी से एक गो में हम देख के पढ़ सकते हैं। चलिए, सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर ऑर्डर एंड सेफ्टी इन आवर सिविलाइजेशन। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात यह कि हमारे यहाँ पे ऑर्डर और सेफ्टी है। ठीक है। S6 कह रहा है नोबडी मे कम एंड ब्रेक इनटू माय हाउस एंड स्टील माय गुड्स। कोई भी मेरे घर में एकदम से घुस के नहीं आ सकता और मेरी चीजें चुरा नहीं सकता है, जब तक वो चोर ना हो, है ना। वो तो फिर आ ही जाते हैं। प्लस हमें पता नहीं लगना चाहिए, पता लग गया तो पुलिस को कॉल करेंगे और चोर की बैंड बजा दी जाएगी। चलिए, सो PQRS को देखते हैं क्या क्या कहना है। पहले पी पॉइंट बोल रहा है दस इन डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन एंड मैन राइट हैज टेकन द प्लेस ऑफ माइट। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पे शुरुआत हुई है बेटा 10 से। 10 का मतलब होता है कंक्लूडिंग जो बात होती है उसके लिए हम 10 कहते हैं। 10 का मतलब होता है इसलिए या इस वजह से या फिर इस परिणाम, कुछ ऐसा हम या परिणाम स्वरूप की बात करते हैं। तो 10 क्या हो गया? कंक्लूडिंग हो गया। मतलब ये शुरुआत करने के लिए बहुत गलत सेंटेंस है। तो जो भी वर्ड यहाँ, जो भी ऑप्शन यहाँ पी से शुरू हो रहा होगा उसको हम तुरंत निकाल देंगे अपनी लीक से बाहर। तो डी ऑप्शन यहां से बेटा बाहर हो गया है। हम क्यों पढ़ते हैं? इफ टुडे आई हैव अ क्वारल विद अनदर मैन आई डू नॉट गेट बीटन मेरिली बिकॉज आई एम फिजिकली वीकर। ठीक है, ये एक केस बताया जा रहा है कि अगर मेरी आज किसी से लड़ाई हो जाए तो मैं सीधा इसलिए नहीं मार पीट जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं, उसके लिए कुछ रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बने हैं। ठीक है, तो चलो क्यों हो सकता है स्टार्टिंग करें, फिर आर देखते हैं। आई गो टू लॉ एंड द लॉ विल डिसाइड फेयरली बिटवीन द टू ऑफ अस। अब देखो यहाँ पे एक चीज को तो ध्यान से समझ लो। यहाँ पे क्यों कह रहा था कि अगर मेरी लड़ाई हो जाए तो मैं कमजोर हूं इसीलिए सिर्फ पीटा नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं लॉ के पास जाऊंगा और लॉ डिसाइड करेगा हम दोनों में से कौन गलत है और फिर उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि क्यू के साथ में आर हम सेट कर सकते हैं। मतलब क्यू और आर तो भाई भाई लग रहे हैं, लेकिन आर तभी आएगा जब क्यू पहले आ चुका होगा। सिंपल सी बात है। अरे मैं लॉ के पास क्यों जाऊंगा, मैं कानून के पास क्यों जाऊंगा? जब कोई दिक्कत हुई होगी, और दिक्कत कहां पे बताया जा रहा है? क्वारल वाली बात। तो एक चीज तो हम मान सकते हैं कि क्यू के साथ में आर लगाने की जरूरत पड़ेगी, या क्यू के बाद ही आर आएगा। इमीडिएटली बाद आएगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन क्यू के बाद में ही आर चाहिए। ठीक है, चलो
देखते हैं फिर एस क्या कह रहा है। मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है एडिशनली। बेटा मोर ओवर का मतलब होता है एडिशनली, यानी इसके पहले आपको एक बात और बतानी है ना। एडिशनली का मतलब होता है एक और बात बतानी है। तो एस को हम शुरुआत में नहीं रख सकते क्योंकि मोर ओवर का मतलब है एक और बात बताते हैं। तो एक बात तो बताओ पहले, कोई बात नहीं बताई। एस कह रहा है मोर ओवर द लॉ प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रॉबरी एंड वायलेंसेस। मी का मतलब क्या है कि मतलब अपना केस कोई बता रहा हूंगा उसके बाद ही ये चीज कहनी पड़ेगी। तो एस भी शुरुआत करने के लिए काबिल नहीं बचा, तो बी बाहर हो गया। अब बचता है हमारे पास में आर क्यू और क्यू आर। अभी देखो, अभी हमने सीखा था कि आर क्यू नहीं आ सकता है ना। यहां पे कह रहा है कि लॉ विल डिसाइड फेयरली बिटवीन द टू ऑफ अस। लॉ हमारे बीच में डिसाइड करेगा, यानी कि इसके पहले मुझे बताना पड़ेगा कि कोई बात तो होनी चाहिए भैया, कोई केस तो होना चाहिए। वो केस कहां है? क्यू में। तो आर के बाद में क्यू नहीं, क्यू के बाद में आर हम प्रेफरेंस लेंगे, इसलिए ए बाहर हो गया। बचता है कौन सा बेचारा? क्यू आर पी एस बचता है बेटा। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मेन आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सब लॉ में सब लोग को बराबर हक दिया गया है। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है एंड दे लिव लाइक दिस नॉट फॉर फन बट बिकॉज दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अनदर रूम। अच्छा ठीक है, चलो मतलब यहां पे कोई लोग साथ में रह रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते दूसरा कमरा। मतलब शायद यहां पे स्टार्टिंग करी गई है किसी और चीज से जनरलाइज करके, और सेंटेंस नंबर 6 जो है वो खत्म कर रहा है किसी एक आदमी के केस में या फिर कुछ लोगों के केस में जो अफोर्डेबिलिटी के केस से क्या है, बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो मतलब बीच में कोई कहानी यहां पे डेफिनेटली होनी चाहिए। चलिए देखते हैं पी क्यू आर एस क्या कह रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में 4 ऑप्शन है हमेशा की तरह। ऑप्शन नंबर डी तक आपको आई गेस दिख रहा होगा स्क्रीन में। चलिए इसको पढ़ते हैं। While some few people live in luxury, many have not enough to eat, drink and wear। कह रहे हैं कुछ लोग लग्जरी में रहते हैं लेकिन कुछ के पास में क्या है भैया, अपना दाल चावल चलाने का भी पैसा नहीं है। बात तो सही है। क्यों? देखो, there are many families of 5 or 6 persons who live in a single room। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसमें 5-6 लोग होते हैं और बेचारे एक ही सिंगल रूम में रहते हैं, है ना। आर बोल रहा है बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी विच मीन्स द शेयरिंग आउट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग एंड हाउसेज इज स्टिल वेरी अनफेयर। ठीक है, इन दिस रूम दे स्लीप एंड ड्रेस एंड वॉश एंड ईट एंड इन दिस सेम रूम दे डाई। उसी सेम रूम में बेचारे सोते हैं, कपड़े बदलते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाते पीते हैं और उसी सेम रूम में ही उनकी डेथ भी हो जाती है। अब अगर एक चीज देखो तो बहुत बढ़िया कनेक्शन यहां पे दिया है, इन दिस रूम। दिस रूम की बात कहां पे हो रही है? दिस कब बात कर सकते हैं बेटा? जब ये एस वाले के पहले मुझे कौन सा बोलना चाहिए? एक रूम की बात करना चाहिए। ठीक है, अब देखो रूम की बात एक तो एस में हुई है, क्योंकि एस में दिस लिखा है तो मुझे इसके पहले एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट रखना पड़ेगा जिसमें रूम की बात हुई है। और रूम की बात किस वाले में हो रही है? देखो यहां पे कह रहा है इन अ सिंगल रूम बात हो रही है, सिंपल सी चीज है। अब यहां पे मैं एस को किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा बेटा? क्यू के साथ में। ठीक है, इसमें से एस पहले आएगा कि क्यू पहले आएगा? कॉमन सेंस के हिसाब से यार पहले क्यू आएगा फिर एस आएगा, क्योंकि सिंगल रूम पहले बताया गया है और उसके बाद में हम दिस रूम कह रहे हैं। तो क्यू के साथ में एस जहां पे भी नहीं है वो वाले ऑप्शंस को हम फटाफट से एलिमिनेट करते हैं। देखते हैं कितने ऑप्शंस बचेंगे, उसके बाद अपनी लड़ाई को आगे ले जाएंगे। तो देखो क्यू के साथ में एस यहां पे पहले में है, इधर बेटा देखो बी वाले में इन्होंने उल्टा कर दिया है। सी वाले में क्यू के साथ एस है, ठीक है, यहां पे क्यू के साथ एस कहीं नहीं है तो डी बाहर हो जाता है। अब हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, एक है आरपीक्यूएस और दूसरा है क्यूएसपीआर। अब देख लेते हैं आर से शुरुआत हो सकती है या क्यू से शुरुआत हो सकती है। आर क्या कह रहा है? बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी विच मीन्स द शेयरिंग आउट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग एंड हाउसेज इज स्टिल वेरी अनफेयर। अब देखो यहां पे अनफेयर की बात कर रहा है आर वाला, और S1 अगर फेयर की बात कर रहा हो, देखो S1 कह रहा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मेन आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के हिसाब से जो आदमी है, हर इंसान, अब इसमें आदमी का मतलब सिर्फ मेल्स नहीं है, हर इंसान एक दूसरे से बराबर है। ठीक है, किसके हिसाब से? डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक, अब यहां पे एक बात हो गई है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हर आदमी एक दूसरे के हिसाब से बराबर है, सॉरी हर आदमी बराबर है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे, देखो जरा ध्यान से, यहां पे आर जो बोल रहा है इसके साथ में है बट। बट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, एकदम उल्टा बता रहे। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारी पार्टी में आना चाहता हूं बट,
अब आप समझ जाओगे कि भैया कुछ तो नाटक बताएगा। तो बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी विच मीन्स द शेयरिंग आउट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग एंड हाउसेज इज स्टिल वेरी अनफेयर। कह रहा डेमोक्रेटिक कंट्री में आदमी हैं तो सारे एक दूसरे के बराबर, लेकिन फिर भी उनकी खान पान, उनका पैसा, ऊंच नीच, इन सब के मामले में वो सब एकदम अनइक्वल या अनफेयर है। तो आर वाला स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है। चलो आर के साथ पी कनेक्ट करते हैं। पी बोल रहा है while some few people live in luxury many have not enough to eat drink and wear। अब देखो आर का ही एग्जाम्पल दे रहा है कौन बेटा, पी एग्जाम्पल दे रहा है, मतलब आर के साथ में पी आना तो कंपलसरी है, जिसमें से आर आएगा पहले और पी आएगा बाद में। ये तो कॉमन सेंस से समझ आ रहा है। अब देखो अगर आर के साथ में पी की बात करी जाए तो ए में तो ऐसा ही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारे पास में, जरा सा एक मिनट रुकना, अब देखो ऑप्शन नंबर हमने कौन से एलिमिनेट कर दिए थे, हमने बी एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि क्यू के बाद में एस नहीं आ रहा था, और ये एलिमिनेट कर दिया था डी वाला क्योंकि क्यू के बाद में एस नहीं आ रहा था। अब हमारे पास ए और सी बच रहे थे। अब देखो आर के साथ में पी है यहाँ पे, और यहाँ पे पी के बाद में आर है, तो देखो बेटा पी लगाने के बाद आर नहीं लगा सकते क्योंकि बट लिखने का यहाँ पे कोई सेंस बचेगा ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस नंबर 1 में जो बात कही जा रही थी उसी का ऑपोजिट बट लगा के आर में कहा गया है। इस वजह से S1 के बाद में आर लगाएंगे तो आर शुरुआत कर रहा है, तो यहां पे हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, सी को फिर से हम अकेला छोड़ देंगे। चलिए तो सेंटेंस नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 42 विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 हमसे कह रहा है, चलो ऑप्शन सारे यहीं पे ही हैं, सॉरी क्वेश्चन पूरा यही है, ऑप्शन के लिए उधर जाना पड़ेगा। बढ़िया। टुमारो इट विल बी अ ईयर सिंस वी लॉस्ट आवर ग्रेट लीडर। कल 1 साल हो जाएगा जब से, कल वही साल है, चलो साल का वही दिन है जब से हमने अपने मतलब उसको खोया है, अपना कोई ग्रेट लीडर खोया है। नहीं, यहां पे कह रहा है कल 1 साल हो जाएगा, टुमारो विल बी अ ईयर सिंस वी लॉस्ट आवर ग्रेट लीडर। कल 1 साल हो जाएगा जब से हमने अपने ग्रेट लीडर को खोया है, मतलब डेथ एनिवर्सरी जिसको बोलते हैं वही है। S6 कह रहा है though he is no more with us, the qualities he possessed and the ideals he cherished remain with us। हालांकि अब हमारे साथ में नहीं है, लेकिन यादें और जो भी चीजें वो करते हैं वो हमारे साथ में है। तो खैर यहाँ पे कोई एक लीडर है जिसके बारे में मेजरली बात हो रही है, तो बीच के जो PQRS वाले पॉइंट्स होंगे वो भी शायद लीडर के बारे में ही बता रहे होंगे, या हमारा कनेक्शन क्या है लीडर के साथ में, मोस्ट प्रोबेबली इसी चीज को रिट्रेट कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। PQRS में पहला P बोल रहा है टू दीज he added a feminine sensitiveness to atmosphere। अब यहां पे देखो ये तो बिल्कुल बाहर हो गया, तो P से स्टार्टिंग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग के लिए हमें ऑप्शंस दिए कौन से हैं। 43rd के ऑप्शंस तो देख ले पहले। यहां पे स्टार्टिंग हो रहा है P से, R से और S से। तो देखो अभी हमने बात कर ली P वाला ऑप्शन स्टार्टिंग नहीं कर सकता, तो P वाला तो सीधा यहां से बाहर हो गया। फिर आ रहा है R और S। अब देख लेते हैं क्या कोई बाहर हो रहा है क्या, R और S में से कोई बाहर होता है, जल्दी से देखो। R और S में से ही वॉज, Q से तो स्टार्टिंग कर नहीं रहे, Q को छोड़ देते हैं। R देखो, ही पार्टिसिपेटेड इन देम ऑल वाइल मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक कंडक्ट। ही पार्टिसिपेटेड इन देम। अब यहां पे देम जो मैं यूज कर रहा हूं वो किस लिए यूज कर रहा हूं, किन चीजों में पार्टिसिपेट किया था। देम का मतलब है उन चीजों में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन क्या अभी कोई बात का जिक्र हुआ है, नहीं हुआ, मतलब आर शुरुआत नहीं कर सकता। तो आर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको तुरंत भगा देते हैं। कौन सा पॉइंट नहीं आ सकता, आर वाला। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास में आर के 2 पॉइंट्स हैं, आर वाले दोनों पॉइंट्स बाहर, पी वाला ऐसे ही बाहर हो गया, तो इकलौता आंसर क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस बेटा। सिंपल, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यादा रीड करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे एक बार आपको बता देता हूं, SPQR है इसका आंसर। एक बार SPQR पढ़ लेते हैं, जरा सा देखो जल्दी से। अब यहाँ पे टुमारो इट विल बी ईयर सिंस वी लॉस्ट आवर ग्रेट लीडर। अब हमारे जो ग्रेट लीडर खत्म हुए थे उसको कल 1 साल हो जाएगा। फिर SPQR था हमारे पास में, ही वॉज इनकम्पेरेबली द ग्रेटेस्ट फिगर इन आवर हिस्ट्री, अ मैन ऑफ डायनामिक फोर्स, इंटेलेक्चुअल पावर एंड प्रोफाउंड विजन। ठीक है, ही कह के हमने उनके बारे में फिर से बात करी है। एस के साथ में पी आ रहा था, टू दीज he added a feminine sensitiveness to atmosphere। और ये सारी चीज में मतलब डायनेमिक पावर, डायनेमिक फोर्स, इंटेलेक्चुअल पावर, प्रोफाउंड विजन, इन सब चीजों में और कौन सी चीजें की थी उन्होंने फेमिनिन सेंसिटिवनेस दिया, मतलब समाज में फेमिनिस्ट सेंसिटिवनेस दिया। ठीक है, बढ़िया। तो एस के साथ में पी आ गया। फिर देखो क्यू, ही वॉज इन्वॉल्व इन द मेजर इवेंट्स ऑफ हिज टाइम, ही पार्टिसिपेटेड इन देम
अब ये देखो इवेंट्स ऑफ हिज टाइम, अब इन इवेंट्स में क्या किया, पार्टिसिपेटेड इन देम। अब ये देम किसके लिए यूज हो जाएगा, इवेंट्स के लिए, और बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, SPQR। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कह रहा है, it would be possible to adduce many examples showing what could be done with the limited means at our ancestors disposal in the way of making life comfortable। ठीक है, सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है आई होप इन दिस एसे टू मेक दैट कनेक्शन मैनिफेस्ट। बढ़िया, चलो सेंटेंस नंबर 1 और 6 ने फिक्स कर दिया है हमारे पूर्वजों के कॉन्टेक्स्ट में जो कंफर्ट और लग्जरी था, है ना, उसकी बात को हम कैसे कैसे आगे कनेक्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो PQRS पे आ जाते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, और फिर उसके बाद में ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं शुरू किससे हो रहे हैं, P, R और Q ऑप्शन को शुरू कर रहे हैं। अब इनमें से अगर हम एलिमिनेशन करना शुरू कर दें तो फटाफट आंसर्स आ जाएंगे। चलो देखते हैं कौन सा शुरू कर सकता है। देखो, व्हाट हैव कंफर्ट एंड क्लीनलीनेस टू डू विद पॉलिटिक्स, मॉरल्स एंड रिलीजन। अच्छा, कंफर्ट एंड क्लीनलीनेस टू डू विद पॉलिटिक्स, मॉरल एंड रिलीजन। P शुरुआत करेगा अगर, चलो देखो P शुरुआत कर भी पा रहा है, यानी ऑप्शंस में PRQS है, RP है, Q है, P, R और Q शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सा शुरुआत कर रहे हैं, P, R और Q। ठीक है, चलो मतलब एक ऑप्शन में P, एक में R और एक में Q कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि P, R, Q को एक साथ रख दिया, एक में P, एक में R और एक में Q। चलो देखते हैं कौन सा शुरुआत कर सकता है। P कर सकता है व्हाट हैव कंफर्ट एंड क्लीनलीनेस टू डू विद पॉलिटिक्स, मॉरल्स एंड रिलीजन, लेकिन इसने एंसेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में तो बोला ही नहीं। Q देखो, क्यों शुरुआत कर रहा है एक ऑप्शन में, बट लुक मोर क्लोजली एंड यू विल डिस्कवर दैट देयर एग्जिस्ट द क्लोजेस्ट कनेक्शन बिटवीन द रीसेंट ग्रोथ ऑफ कंफर्ट एंड द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। अब अगर इसको कह रहा है कि बट लुक मोर क्लोजली, है ना, और ज्यादा अगर क्लोजली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रीसेंट ग्रोथ है और कंफर्ट है उसने रीसेंट हिस्ट्री ऑफ आइडियाज को शेयर किया है। ठीक है, तो क्यू वाले से हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास कोई ऐसा है जिसमें दो है। देखो Q के दो ऑप्शन है हमारे पास में, और एक P का है और एक R का है ना। तो Q वाले की अगर हम बात करें तो Q से बट आ रहा है, तो बट वाला यहां पे कनेक्ट हो पाएगा या नहीं जरा देख लेते हैं, उसके हिसाब से Q यहां से बाहर हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम Q स्टार्ट करना हो Q से, तो पहले हम S1 के साथ में Q को कनेक्ट करके देख लेते हैं, अगर चलेगा तो ठीक है, वरना इसको बाहर कर देंगे। इट वुड बी पॉसिबल टू एड्यूस मेनी एग्जांपल्स शोइंग व्हाट कुड बी डन विद द लिमिटेड मींस at our ancestors disposal in the way of making the life comfortable। अगर हम ये देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं कि बहुत कम चीजों में जो एंसेस्टर्स के पास थी उससे ही हम लाइफ को कंफर्टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों कह रहा है बट लुक मोर क्लोजली एंड यू विल डिस्कवर दैट देयर एग्जिस्ट द क्लोजेस्ट कनेक्शन बिटवीन द रीसेंट ग्रोथ ऑफ कंफर्ट एंड द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। अब एंसेस्टर्स की बात यहाँ पे करी जा रही है, और क्लोज देखेंगे तो एंसेस्टर्स ये अभी का रीसेंट ग्रोथ थोड़ी हो जाएगा, रीसेंट टाइम थोड़ी हो जाएगा, वो तो रहेगा ही पास्ट। तो और क्लोजली देखने का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो क्यों यहाँ पे शुरुआत आइडिया का नहीं कर रहा है। फिलहाल हम इस बात को इस हिसाब से एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्यू वाले ऑप्शंस को हम करेंगे यहाँ लीग से बाहर। ठीक है, क्यू वाले ऑप्शंस को बाहर, तो फिलहाल सी और डी को हमने बाहर कर दिया। ऑप्शन सी और डी बाहर है, इसके हिसाब से हम चलते हैं ए और बी पे। तो ए और बी में हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, पहला है पी आर और फिर है आरपी। अगर पी आर सेंस बनाएगा तो ऑप्शन ए, अगर आरपी सेंस बनाएगा तो ऑप्शन बी। दो ही चीज बच रही है। चलो पी आर पढ़ते हैं और आरपी पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं पी आर। देखो, What have comfort and cleanliness to do with politics, morals and religion? ठीक है, आर कह रहा है they show that if they lived in filth and discomfort, it was because filth and discomfort fitted in with their principles, political, morals and religious। अब ये कह रहा है कि if they lived की बात कौन कर रहा है? देखो S1 में क्या बोला था, हमारे जो ancestors हैं उनके लिए हम they यूज कर सकते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन P की अगर हम बात करें, what have comfort and cleanliness to do with politics, morals and religion। अब यहाँ पे अगर एक आप ध्यान से बात देखो तो जब मैं यहाँ पे लिख लूंगा इट वॉज बिकॉज फिल्थ एंड डिस्कम्फर्ट। फिल्थ क्या होता है बेटा, गंदगी। अब इसके बारे में जब मैं लिखूंगा तब पी में आ पाएगा कि कंफर्ट और क्लीनलीनेस का पॉलिटिक्स, मॉरल्स और रिलीजन से क्या कनेक्शन है। अब आर क्या कह रहा था, ये हमें दिखाते हैं कि अगर वो फिल्थ, गंदगी और डिस्कम्फर्ट में भी रह रहे हैं तो भी उन्होंने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया है। किसने, हमारे एंसेस्टर्स ने। तो S1 के साथ में अगर मैं आर लगाता हूं, फिर आर को ही सपोर्ट करने के लिए पी पॉइंट आएगा जो बोल रहा है कि क्योंकि क्या करना है क्लीननेस और कंफर्ट का पॉलिटिक्स से, रिलीजन से और मॉरल से, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। तो जब आर बताएगा
कि अगर वो गंदगी में भी रहते थे फिर भी उनको उनके हिसाब से वो चीज एडजस्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि गंदगी का और क्लीनिनेस का और कंफर्ट का पॉलिटिक्स, रिलीजन और एथिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस हिसाब से आर के साथ में पी फिट होगा, पी के साथ में आर फिट नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में आर के बाद में पी है उस वाले को हम प्रेफरेंस देंगे बेटा, है ना। चलो, तो आर के साथ में पी वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। आर के साथ में पी, ऑप्शन नंबर बी में है आर के साथ में पी, तो आरपीएसक्यू के साथ हम जाएंगे, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। चलो, थोड़े थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, साथ साथ में समझते चलो, फटाफट आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में तो थोड़ा सा इशू होता ही है, पूरी स्क्रीन भी भर जाती है और ये क्वेश्चंस आ भी नहीं पाते हैं, है ना। स्क्रीन देखो पूरा भर गया फिर भी पूरा एक क्वेश्चन नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। चलो, सेंटेंस नंबर 1, टू मोस्ट पीपल द टर्म टेक्नोलॉजी कंजर्स अप इमेजेस ऑफ मिल्स एंड मशीन्स। कुछ लोगों के हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी बोला तो बड़ी बड़ी मशीन्स, बड़ी बड़ी मिल्स, ये आपके सामने एक इमेज सा, इमेजिनेशन सा होने लगता है। 6 नंबर सेंटेंस कह रहा है, इट इंक्लूड्स वेज टू मेक केमिकल रिएक्शंस अकर, वेज टू ब्रीड फिश, प्लांट फॉरेस्ट और टीच हिस्ट्री। अब यहां पे क्या क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी से मे बी उनके बेसिस पे क्या क्या चीजें हो सकती है। इट इंक्लूड वेज टू मेक केमिकल रिएक्शंस अकर, वेज टू ब्रीड फिश, प्लांट फॉरेस्ट एंड टीच हिस्ट्री। ये सारी चीजें किस चीज का यूटिलाइजेशन है, किस चीज का यूज बता रही है अपने आप में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे PQRS क्या बोल रहा है। चलो, P, the classic symbol of technology is still the assembly line created by Henry Ford half a century ago. हेनरी फोर्ड कौन थे? वही जिन्होंने फोर्ड मोटर्स को बनाया, या फोर्ड मोटर्स के जो मतलब फाउंडर है उनको हेनरी फोर्ड, उनका नाम हेनरी फोर्ड है ना। अब ये क्लासिक सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टिल द असेंबली लाइन क्रिएटेड बाय हेनरी फोर्ड हाफ अ सेंचुरी अगो। क्लासिक एग्जांपल जो है, क्लासिक सिंबल जो है वो अभी भी क्या है बेटा? टेक्नोलॉजी का। जैसे हम क्या समझते हैं टेक्नोलॉजी मतलब बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी बड़ी मिल्स, उसको टेक्नोलॉजी समझते हैं। पी क्या कह रहा है? द क्लासिक सिंबल, जो टेक्नोलॉजी का क्लासिक सिंबल है वो अभी भी क्या है बेटा? वो अभी भी क्या है? एक असेंबली है जो बनाई गई है हेनरी फोर्ड ने, जो हाफ सेंचुरी पहले, 50 साल पहले बनाई थी, जो एक पूरी असेंबली बनाई थी जिससे मोटर पूरी चल सकती है। वही भी अभी भी टेक्नोलॉजी का एक बेसिक एग्जांपल या बेसिक जो डेफिनेशन है वो उसकी तरह हम समझते हैं। क्यों बोल रहा है? द इन्वेंशन ऑफ द हॉर्स कॉलर इन द मिडिल एजेस led to changes in agricultural methods and was in such a technological advance। बहुत बढ़िया। अब यहां पे जो हॉर्स कॉलर बनाते हैं, है ना, उसने क्या किया है? मिडिल एजेस में चीजों को बहुत चेंज कर दिया, एग्रीकल्चर के मेथड्स को चेंज कर दिया, और ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। हॉर्स कॉलर कुछ होता होगा जिससे मतलब एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा हेल्प मिलती होगी। तो मिडिल एजेस में इसने एकदम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ला दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बात को समझो, अभी तक हमने क्या बोला था, ये आपको शायद समझ आ गया हो कि हमने सेंटेंस नंबर 1 में बोला था कि जब जैसे टेक्नोलॉजी आप बोलोगे आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी कि यार बहुत बड़ी बड़ी मिल्स होंगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी। अब अगर आप पी देखो, ये क्या कह रहा है? क्लासिक सिंबल क्या है? मतलब जो जनरल सा वर्ड है टेक्नोलॉजी, उसका एक्चुअली में क्लासिक सिंबल क्या है? द क्लासिक सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टिल द असेंबली लाइन क्रिएटेड बाय हेनरी फोर्ड हाफ अ सेंचुरी अगो। अभी भी क्लासिक सिंबल टेक्नोलॉजी का क्या है? जो हेनरी फोर्ड ने वो असेंबली लाइन बनाई थी वही अभी भी है। तो S1 जो कह रहा था उसी चीज को बैक करने की बात ये पी वाला नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? क्यों? देखो, द इन्वेंशन ऑफ द हॉर्स कॉलर इन द मिडिल एजेस लेड टू। अब एकदम से हम इस वाले एग्जाम्पल पे नहीं आ जाएंगे कि जो हॉर्स कॉलर बनाया है ना मिडिल एजेस में, तो क्यू वाला पॉइंट शुरू करेगा तो गड़बड़ कर देगा, इसलिए एकदम से हम एग्जाम्पल पे नहीं आते हैं। तो क्यू वाली पॉइंट ने एग्जाम्पल के लिए इस तरह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो क्यू स्टार्टिंग नहीं कर सकता है, लेकिन पी वाला पॉइंट अभी फिलहाल हम डाउट में रखते हैं, स्टार्टिंग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बात हो रही थी सेंटेंस नंबर 1 में कुछ वही, और उसी चीज को बैक करने के लिए पी वाला पॉइंट लिखा गया है, बट फिर भी आर और एस की बात कर लेते हैं। मोर ओवर का मतलब अभी सीखा था एडिशनली। टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टेक्निक्स एज वेल एज द मशीन्स दैट मे और मे नॉट बी नेसेसरीली अप्लाई टू अप्लाई देम। अब यहाँ पे कह रहा है मोर ओवर मतलब एडिशनली टेक्नोलॉजी क्या क्या करता है? टेक्निक्स होती हैं इसमें, मशीन्स होती हैं। एडिशनली का मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में ही बता रहे हो तभी ये चीज लिख सकते हैं। S1 क्या कर रहा था? टेक्नोलॉजी आदमी कैसा समझता है उसके बारे में बता रहा था, ना कि टेक्नोलॉजी के बारे में। इसका मतलब आर सेंटेंस नंबर 1 के साथ नहीं आ सकता, तो आर वाला ऑप्शन भी यहां से बाहर हो जाएगा। देखो आर बाहर हो गया,
क्यू हमने ऐसे ही बाहर कर दिया था, दो ऑप्शंस यहां से बाहर हो चुके हैं, आर एस पी क्यू बाहर हो गया, क्यू एस आर पी बाहर हो गया, दो ऑप्शंस बच रहे हैं एस पी आर क्यू और पी एस क्यू आर। अब एस से देखते हैं, दिस सिंबल हाउएवर हैज ऑलवेज बीन इनएडिक्वेट। अभी दिस सिंबल क्या है बेटा, कौन सा सिंबल की बात कर रहे हैं, अभी तो सिंबल की बात ही नहीं हुई है, सिंबल की बात कहां हुई है, पी में, तो पी के साथ में जब मैं एस लाऊंगा तब ये सही माना जाएगा, है ना। देखो यहां पे जरा ध्यान से, पी में क्या बोल रहा था, द क्लासिक सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी, पी में क्लासिक सिंबल की बात की है, और एस क्या बोल रहा है, दिस सिंबल, दिस सिंबल, तो एस के पहले क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो एस के पहले पी देखो दोनों में से कौन से में है, एस के पहले पी यहां नहीं है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, तो पी एस क्यू आर के साथ में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इसको समझने में इजी थोड़ा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 45 आई गेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। चलो 46 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 46 वाला शायद यहीं से, अच्छा 46 क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है, आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द पटना कॉलेज। ठीक है, I was a secretary of the philosophical society of the Patna college. ठीक है, I have been to Kolkata many times since, but never has it been more pleasant than this first visit. पहली बार कोई जा रहा है कोलकाता, अब यहां पे कह रहा है कि मैं बहुत बार कोलकाता गया हूं, लेकिन पहली बार का जो विजिट था वो सबसे ज्यादा बढ़िया था मेरा। होता ही है, कई बार आप पहली बार जब पहली जगह पे जाते हैं तो कई बार एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं, कई बार ड्रास्टिक भी होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मैं कोलकाता कई बार गया हूं अभी तक, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। तो शायद यहां पे जो PQRS अरेंजमेंट हुआ है इसमें शायद कुछ ऐसा ही बताया गया हो। अगर ऐसा बताया गया होगा तो हमारे लिए पैसेज करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो पी बोल रहा है, इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड इट्स इंप्रेशन ऑन माई माइंड वॉज इनडेलिबल। मजा ही आ गया। चलो, इन दैट कैपेसिटी आई वंस लेड अ ट्रिप टू कोलकाता। अच्छा, उस टाइम पे मैंने एक ट्रिप करी कोलकाता की। चलो PQ ये हो गया। उसके बाद में RS देख लेते हैं। आर कह रहा, आई फेल्ट आई हैड लैंडेड इन द मिड्स ऑफ ब्यूटीफुल ड्रीम वर्ल्ड ऑफ अ फेरी लैंड। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एकदम परियों की दुनिया में बीच में एकदम से आ गया हूं, तो ऐसा इसको लगा, मतलब बहुत बढ़िया जगह गया होगा। एस देखो, आई सॉ द रोड्स, द टीम्स, द स्काई स्क्रेपर्स एंड द मैग्निफिसेंट शॉप्स एट द, ये क्या है, चौरंगी लाइन, चौरंगी लेन में इनको ऐसा ऐसा सब कुछ दिखा। अब अगर इसको हम करने की कोशिश करें तो ये बहुत आसान सा रीअरेंजमेंट है ना। अब देखो यहाँ पे जो बात कर रहा है, कोलकाता यहाँ पे जाने की बात हो रही है। मैं पहली विजिट पे गया था सिटी में, इन दैट कैपेसिटी आई वंस हैड अ ट्रिप टू कोलकाता। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे बात हो रही है, इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू द सिटी। द सिटी का मतलब क्या है, कोई ऐसा सिटी का बात करो जो पहले से बताया गया हो। ठीक है, सिर्फ पॉइंट नंबर क्यू में यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि मैं कोलकाता गया था। पॉइंट नंबर क्यू में जिक्र हो रहा है कि मैं कोलकाता गया था। ठीक, तो अगर हम क्यू वाले ऑप्शन को एक बार देखें तो क्यू से हमारे पास कितने ऑप्शंस बन रहे हैं, चलो देखो जरा। क्यू से हमारे पास में ऑप्शंस कितने बन रहे हैं, एक ही ऑप्शन बन रहा है QPSR। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर तो आर में बोल रहा है कि मैं एक ब्यूटीफुल लैंड के अंदर लैंड हो गया। ये कब होगा, जब आप कोलकाता जाओगे, उसके पहले ये नहीं हो सकता। तो आर शुरुआत तो नहीं करेगा, इधर कर भी नहीं रहा, चलो बढ़िया। एस देखो, आई सॉ द रोड्स, द टीम्स, द स्काई स्क्रेपर्स, द ट्रैम्स, द स्काई स्क्रेपर्स, कब देखोगे आप ये, जब आप ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके होगे। तो एस भी यहां पे स्टार्टिंग नहीं कर पाएगा, इस वजह से एस वाले दोनों ऑप्शंस खत्म है, क्यू और पी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्यू वाला ऑप्शन ले सकते हैं या पी वाला ले सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। क्यू वाला ले सकते हैं, आप पी वाला दे सकते हैं। देखो, इन दैट कैपेसिटी आई वंस लेड अ ट्रिप टू कोलकाता, और पी कह रहा है इट वाज माय फर्स्ट विजिट टू द सिटी। द सिटी कब बोलेंगे, जब ऑलरेडी हम सिटी का जिक्र कर चुके होंगे, और सिटी का जिक्र तो क्यू में ही है। इसका मतलब पहले आएगा क्यू, फिर आएगा पी। पी के बाद में क्यू नहीं आएगा, क्यू के बाद में पी आएगा, है ना। तो चलो देखते हैं क्यू के बाद में पी किस ऑप्शन में आ रहा है, और उसी को हम एज अ करेक्ट आंसर लेने की कोशिश करेंगे। तो क्यू के बाद में मुझे पी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्यू के बाद में पी किस ऑप्शन में आ रहा है, क्यू के बाद में पी ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। यहाँ पे PSQR आ रहा है जो गलत हो जाएगा, C और D हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया था। दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 46 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस अ सीरीज ऑफ कंसेशंस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री लास्ट मंथ। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ तो गाइडलाइंस है, जो भी चीजें, सीरीज ऑफ कंसेशंस लॉन्च किए हैं या फिर रिलीज किए हैं। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है, मैन्युफैक्चरर्स फील दैट प्राइसेस ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स में नॉट बी ब्रॉट डाउन बिकॉज ऑफ द
imposition of a 30% duty where there was none earlier। अभी कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स को ऐसा लग रहा है कि चीजों के दाम को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि अब 30% का क्या दे दिया गया है, ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि पहले कोई ड्यूटी लगती ही नहीं थी। ड्यूटी का मतलब होता है टैक्सेस, ठीक है। तो पहले कोई टैक्सेस नहीं लगते थे, अभी 30% टैक्स लगा दिया गया। तो जब मान लो 100 रुपए की चीज है, उसमें 30% आपको टैक्स ही देना है, और मान लेते हैं 40 रुपए उसकी कॉस्ट आ रही है बनाने की। अभी तक आपने क्या किया, देखो ध्यान से, 100 रुपए का कोई सामान बिक रहा है, 100 रुपीज का वो बिक रहा है, ठीक है। पहले कॉस्टिंग आ रही थी 40 रुपए की, और 60 रुपए आप क्या कर रहे थे, फायदा कमा रहे थे। अब क्या हो गया, 40 रुपए कॉस्टिंग आ रही है, 30 रुपए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। अब आप कितना फायदा कमा रहे हो बेटा, 30 रुपए। तो जहां पे पहले 60 रुपए का फायदा आ रहा था, वहां पे अब 30 रुपए का फायदा आ रहा है। इसमें क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली अपोज करने लग जाएंगे लोग। तो कुछ यहां पे ऐसा आ रहा है ना। जब कभी भी टैक्सेस नहीं लगा करते थे तब की बात हो रही है, और अब जब 30% का टैक्स लग गया है तब का यहां पे जिक्र हो रहा है। यानी कि यहां पे भी कोई इवेंट होगा जो डिस्कस हो रहा होगा, जिसकी वजह से लोग अपोज कर रहे होंगे, और हमारे लिए इसको समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। पी देखो, टुगेदर these will result in a loss of revenue of rupees 100 crore to the exchequer। अब टुगेदर का मतलब है यहां पे इसी के साथ में, या ये सारी चीजें एक साथ मिलके, है ना, ये सारी चीजों को साथ में मिला के जब हम बात करेंगे तब ये टुगेदर these will result in a loss of revenue of rupees 100 crore to the exchequer। अब टुगेदर का मतलब क्या है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री लास्ट मंथ। अब यहाँ पे ट्रेड और इंडस्ट्री दो चीजों में इन्होंने मतलब क्या किया है, कुछ कंसेशंस इन्होंने रिलीज किए हैं, ठीक है। तो यहां पे जो अगर हम पी की बात करें, टुगेदर दीज विल रिजल्ट, अभी अगर हम दीज की बात करें तो क्या लग सकता है, डेफिनेटली क्या है, ट्रेड और इंडस्ट्री दो कॉन्टेक्स्ट में है, तो पी से हम शुरुआत कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो पी को हम सस्पेक्ट में रखेंगे। अभी पी वाला ऑप्शन लॉजिक दे सकता है। क्यों देखते हैं, अर्लियर दीज वर अट्रैक्टिंग कस्टम्स ड्यूटी वेरिंग फ्रॉम 0 to 100%। अब ये भी हो सकता है, पहले ये क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे कस्टम ड्यूटी वेरिंग फ्रॉम 0 to 100%, ठीक है। आर देखो, द चंक ऑफ द रिलीफ ऑफ रुपीज 60 करोड़ हैज गॉन टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब एकदम से मैं आर की बात तो नहीं करने लग जाऊंगा, है ना, क्योंकि आर ये कह रहा है कि द चंक ऑफ द रिलीफ ऑफ रुपीज 60 करोड़ हैज गॉन टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब एक बड़ा अमाउंट 60 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में चला गया। अब एकदम से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात कैसे हो जाएगी, पहले तो हमें बताना पड़ेगा ना कि चलो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में फिर ढेरों इंडस्ट्रीज आएंगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक आएगी। अगर हमें कुछ ऐसा बोलना होगा तब हम ऐसा कुछ करेंगे। तो आर शुरुआत करने के लिए काबिल नहीं बच रहा है मेरे ख्याल से, तो फिलहाल आर को बाहर रखते हैं। एस देखो, रॉ मटेरियल्स एंड पीस पार्ट्स नाउ कैरी कस्टम ड्यूटी ऑफ 30% एंड 40% एंड वैल्यूरम रिस्पेक्टिवली, एड वैल्यूरम रिस्पेक्टिवली। अब 30% हो रहा है यहाँ पे क्या चीज, रॉ मटेरियल में 30% का लग रहा है, और क्या होता है, पीस पार्ट्स में लग रहा है 40% का, है ना, रिस्पेक्टिवली की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो एस वाला जो पॉइंट है ये कह रहा है रॉ मटेरियल्स में इतना लगेगा और पीस पार्ट्स में अब इतना % टैक्स लग रहा है, ठीक। अब अगर एक चीज को ध्यान से देखें हम, तो एस वाला कह रहा है कि रॉ मटेरियल्स, यानी कि किस चीज की बात कर रहा है, जो मटेरियल्स हम खरीदेंगे उनकी बात कर रहा है। और स्टार्टिंग किस चीज से हो रही थी बेटा, यहां पे हमारे पास में स्टार्ट करने के लिए बच रहा है पी, एस और क्यू बच रहा है, ठीक है। तो एक एक करके इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इतना आसान ये है नहीं जब आप कनेक्ट करने की बात करोगे, क्योंकि इसमें कोई स्टार्टिंग के कॉन्टेक्स्ट से बहुत अच्छी चीजें लिखी नहीं हुई हैं, है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ा अजीब सा ही कंस्ट्रक्शन हो जाता है सेंटेंस का, बट स्टिल इसको करना इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो देखते हैं करके। एक तो है पी से, एक है एस से और एक है क्यू से। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पी वाले से, फिर आएंगे एस पे, फिर आएंगे क्यू पे। तो पहले पी आर एस क्यू को पढ़ के देखते हैं। पी आर एस क्यू देखो, टुगेदर दीज विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ रुपीज 100 करोड़ टू द एक्सचेकर, ठीक है। एक साथ यहाँ पे लॉस होगा 100 करोड़ रुपए का। पी के साथ में हमारे पास में है आर, द चंक ऑफ द रिलीफ ऑफ रुपीज 60 करोड़ हैज गॉन टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब इसका चंक किसको गया है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को, ठीक है, राइट। आर हो गया पी के साथ आर में। फिर आते हैं एस पे। फिर देखो एस क्या कह रहा है, रॉ मटेरियल्स एंड पीस पार्ट्स नाउ कैरी कस्टमरी ड्यूटी ऑफ 30% एंड 40% एंड वैल्यूरम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब सीक्वेंशियली ऐसा हो रहा है, रॉ मटेरियल्स और पीस पार्ट्स में इतना टैक्स लग रहा है, ठीक है। फिर क्यू पे आते हैं, अर्लियर दीज वर अट्रैक्टिंग कस्टम ड्यूटी वेरिंग फ्रॉम 0 to 100%। ये वाले क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे कस्टम ड्यूटी को जो 0 से 100% तक थे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 और 40% की बात हो रही है, और ये शुरुआत में कैसे थे,
0 से 100% तक। तो S के साथ में Q को अगर हम फिट कर देंगे तो ये इकलौता कनेक्शन मुझे एकदम बढ़िया दिख रहा है ना। अभी क्या हो गया है 30 से 40%, पहले कैसा था 0 से 100%। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, S और Q का एक कनेक्शन निकाल दिया। देखो बढ़िया से समझो, S और Q का कनेक्शन फिक्स है, ठीक। अब जिस पॉइंट में S के साथ में Q नहीं आ रहा होगा उसको बाहर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देख लो जरा एक बार, S के साथ में Q चाहिए मुझे, S के साथ में Q चाहिए। देखो ये तो पहले से ही बाहर था, A तो बाहर था। S के साथ में Q देखो, एक यहाँ पे है, PRSQ में है, एक में S के साथ Q यहाँ पे है, यहाँ पे Q नहीं है तो D वाला बाहर हो गया। तो दो ऑप्शंस बाहर हो गए हैं, PRSQ ले सकते हैं या फिर SQPR ले सकते हैं। S को अगर हम शुरुआत मान लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एकदम से रॉ मटेरियल्स क्या क्या लेके आ रहे हैं इसके बारे में बात हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि लास्ट पॉइंट जो लिख रहा है, देखो S के साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, S के साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, देखो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन इतना लंबा है कि इसका इशू तो आना ही था, ठीक है। अब देखो S के साथ में Q है, यहाँ पे S के साथ में Q है और यहाँ पे S के साथ में Q है। अब देखो S के साथ में Q को लास्ट में रख सकते हैं या स्टार्टिंग में, ध्यान से अगर देखोगे तो ये बहुत इजी है। देखिए S6 क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को फील होता है कि प्राइस ऑफ बहुत सारी चीजें में नॉट बी ब्रॉट डाउन बिकॉज ऑफ द इंपोजिशन ऑफ 30% ड्यूटी वेयर देयर वाज नन अर्लियर। अभी कह रहा है कि अब जो मैन्युफैक्चरर्स को क्या लगता है कि अब 30% जो टैक्स लगा दिया गया है उसकी वजह से चीजें क्या हो सकती है, अब डाउन नहीं हो सकते उनके प्राइसेस, क्योंकि पहले जहां पे कोई टैक्स नहीं था 0% की बात हो जाती थी या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, उसी जगह पे अब 30% टैक्स है। तो S6 के पहले मुझे कौन सी बातें करनी पड़ेंगी बेटा, मुझे करनी पड़ेंगी ये 30 और 40% वाली बात, और इसके साथ में ही जो कहां गया 100%, 0 to 100% वाली बात करना पड़ेगा, तब जाके Q के बाद में S6 आ पाएगा। तो ये हो जाएगा S, Q और S6, ये वाला सीक्वेंस जरूरी है मेरे पास में। तो SQ का मतलब क्या हो गया, लास्ट में मुझे क्या चाहिए बेटा, Q चाहिए। तो Q वाला ऑप्शन जो लास्ट में रख के आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस वजह से मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाऊंगा और ये अब सही माना जाएगा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है एट 4 o'clock दिस मॉर्निंग हिटलर अटैक्ड एंड इन्वेडेड रशिया। चलो यहां पे बात हो रही है हिस्ट्री की, बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट भी आता है और ये सब चीजें तो बेसिक्स ही हैं, पता भी होती हैं, मजे से कर लेंगे इसको, ज्यादा टेंशन नहीं बनेगा ये। एट 4 o'clock दिस मॉर्निंग हिटलर अटैक्ड एंड इन्वेडेड रशिया, बाप रे बाप, सुबह 4 बजे अटैक कर दिया और रशिया को इन्वेड कर दिया, ठीक है। S6 कह रहा है अंडर इट्स क्लोक ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस the German armies drew up in immense strength along a line which stretches from the White Sea to the Black Sea, ठीक है। अंडर इट्स क्लोक ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस, जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस तो दिखाना ही है। अब मान लो दुश्मन अटैक कर रहा है तो ऐसा नहीं कहोगे ना अरे भैया दुखिया है, बहुत दीन दुखिया है, माफ कर दो, हमारे पास बिल्कुल ताकत नहीं है। कम से कम कुछ तो स्ट्रेंथ दिखाएंगे ना, कि मतलब उसके पास में ये लगे कि हाँ बिल्कुल ही इसको नहीं मार सकता हूं मैं, कुछ तो रिटालिएट कर ही सकता है ये। तो वहीं पे ही अंडर इट्स क्लोक ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस जर्मन आर्मी ने क्या किया, थोड़ा सा अपना एक मतलब फॉल्स सा क्या दिखाया, कॉन्फिडेंस दिखाया था, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं PQRS में चल क्या रहा है, उसके बाद में अरेंज कर लेंगे हम बेस्ड ऑन ABCD, ठीक है, जो ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं। देखो P क्या कह रहा है, नो कंप्लेंट हैड बीन मेड बाय जर्मनी ऑफ इट्स नॉन फुलफिलमेंट। अब देखो P तो शुरुआत करने के काबिल रहा ही नहीं, है ना, कि जर्मनी ने नॉन फुलफिलमेंट की कोई कंप्लेंट नहीं की थी, तो P तो काबिल ही नहीं बचा इसको शुरू करने के लिए। तो इसके हिसाब से हम P वाले को यहीं पे ही बाहर कर देंगे। P के लिए हमारे पास ऑप्शन C है, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब R पढ़ते हैं। तो यहां पे हमारे पास में S1 क्या कह रहा था, 4 बजे क्या हुआ, हिटलर ने अटैक कर दिया और रशिया को इन्वेड कर लिया, ठीक। तो यानी कि शुरुआत हो चुकी है, रशिया ने 4 बजे ही रशिया को इन्वेड कर दिया था। अब उसके बाद में क्या चीजें हम देख सकते हैं, देखो P तो बाहर हो गया, क्यों बोल रहा है, ऑल हिज यूजुअल फॉर्मेलिटीज ऑफ परफिडी वर ऑब्जर्व विद सरप्लस टेक्निक। अच्छा चलो ठीक है, सारी चीजों को सरप्लस टेक्निक से देखा गया। अब ऑल हिज यूजुअल फॉर्मेलिटीज ऑफ परफिडी वर ऑब्जर्व विद सुपरफ्लस स्क्रिपुलस टेक्निक्स। अच्छा ठीक है, क्यू की बात यहां पे हो गई है। फिर यहां पे आर कह रहा है नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड दैट हिटलर वुड डू इट। अब यहां पे आर बोल रहा है बहुत बढ़िया सा लॉजिक, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि हिटलर ये काम कर देगा। अब फिर से हिटलर के बारे में बात आया है, ऑल हिज यूजुअल फॉर्मेलिटीज ऑफ परफिडी वर ऑब्जर्व विद स्क्रिपुलस टेक्निक। अब ये चीज को देखा जा रहा था बहुत परफिडियस टेक्निक से,
चलो, नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड दैट हिटलर वुड डू इट। अब अगर हम आर की बात करें तो यहां पे क्या इसके पहले कोई ऐसी अनयूजुअल चीज हो रही है जिसको मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो? तो डेफिनेटली यार सुबह 4 बजे कोई इन्वेड कर दे रहा है किसी को, ये चीज तो थोड़ी सी ऑड हो गई ना। मतलब दिन के टाइम में कर रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे मतलब एक गहरी नींद का टाइम होता है। सो दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड सी। नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड दैट हिटलर वुड डू इट। तो क्या कर देगा ये हिटलर वुड डू इट? हिटलर यहां पे एक ही काम कर रहा है, दैट इज इन्वेजन। तो इस वजह से हमको आर रखना पड़ेगा एक्सक्यूज मी स्टार्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो फिलहाल डी को डी वाला पॉइंट यहां से हटाते हैं, क्यूपीएसआर और पीएसक्यूआर हटाते हैं। 2 पॉइंट्स यहां पे आर से शुरू हो रहे हैं, इनको देखते हैं। अगर लॉजिक बन रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बनेगा तब किसी और ऑप्शन को देखेंगे। तो देखो एक है आर क्यू और दूसरा है आर एस। देखो कौन सा वाला यहां पे लॉजिकल बन रहा है बेटा। तो आर क्यू क्या बोल रहा है और आर एस क्या बोल रहा है, ये करके देखते हैं। पहले पढ़ते हैं आर के साथ में क्यू। नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड दैट हिटलर वुड डू इट। ऑल इज यूजुअल फॉर्मेलिटीज ऑफ परफिडी वर ऑब्जर्व विद स्क्रूपुलस टेक्निक। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि हिटलर ऐसा कर देगा, क्योंकि सारी चीजें उसकी जो होती थी, जो भी फॉर्मेलिटीज होती थी, उसको बहुत परफिडी से देखा जाता था, है ना। बहुत जितने भी फॉर्मेलिटीज ऑफ परफिडी होती थी उन सबको बहुत स्क्रूपुलस टेक्निक, स्क्रूपुलसली बहुत ज्यादा देखा जाता था, ठीक है। तो आर के साथ में क्यू अगर हम लगाएंगे तो ये अच्छा खासा कनेक्शन बना पा रहा है। आर के साथ में एस लाके देखते हैं। अ नॉन एग्रेशन ट्रीटी हैड बीन सोलेमनली साइंड एंड वाज फोर्स्ड बिटवीन द 2 कंट्रीज। एकदम से आर के साथ में एस कैसे लगा दोगे? हिटलर ऐसा कर देगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। फिर नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन हो गई 2 कंट्रीज के बीच में, कैसे बांध ले इस चीज को? आर के साथ में एस लगाएंगे, भंटाधार होना कंफर्म है। सो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर क्यू एस पी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है Roderick Usher has always been a quiet person who talked little of himself. Roderick Usher कौन थे? बहुत ज्यादा शांत आदमी थे जो अपने आप से बात कर लिया करते थे, वो भी बहुत थोड़ी मोड़ी, है ना, कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसा करके। चलो सेंटेंस 6 कह रहा है इन द पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर ही लिव्ड द हाउस ऑफ Usher had come to mean both the family and an ancestral mansion, ठीक है। जहां पे वो रहते थे, द हाउस ऑफ Usher या Usher had come to mean both the family and the ancestral mansion, ठीक। चलो फैमिली और एंसेस्ट्रल का दोनों का एक साथ ही महल मान लिया गया था, मतलब मे बी वो एंसेस्ट्रल हो, पिताजी से मिला हो या दादाजी से मिला हो, और उनका भी वही घर सेम माना जाता था, ठीक। पी की बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या कहना चाहता है ये, उसके बाद में देखेंगे ऑप्शंस में हमें कहां तक पहुंचना है। पी बोल रहा है मेनी ऑफ हिज एंसेस्टर्स हैड बीन फेमस फॉर देयर आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल एबिलिटीज। अब यार यहाँ पे अशर वॉज ऑलवेज बीन अ क्वाइट पर्सन हु टॉक्ड अ लिटिल बिट ऑफ हिमसेल्फ। बहुत सारे उसके एंसेस्टर्स फेमस थे आर्टिस्टिक और म्यूजिकल एबिलिटीज के। चलो ठीक है, मान लेते हैं पी स्टार्टिंग कर सकता है, लेकिन फिर भी ये काफी ऑड है स्टार्टिंग करने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बात करते करते उसकी एकदम से हम उसके एंसेस्टर्स की बात करने पे फिलहाल नहीं जा रहे हैं अभी, तो पी को सस्पेक्ट में रखते हैं। अदर्स वर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल जेनरोसिटी एंड चैरिटी। अब देखो यार पी के बाद ही क्यों आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। बहुत सारे उसके एंसेस्टर्स आर्टिस्टिक और म्यूजिकल एबिलिटीज के लिए जाने जाते थे, और उसके जो एंसेस्टर थे अदर्स वर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल जनरॉसिटी एंड चैरिटी, ठीक है। तो पी के बाद में ही क्यों आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। पी के बाद में ही बेटा क्यों आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। लेकिन अब देख लेते हैं पी के बाद में क्यों आना है या पी के जस्ट बाद में क्यों आना है ना। तो ऑप्शंस पे आ जाते हैं जरा सा। पी के बाद में क्यों देखते हैं जरा। पी के बाद में क्यों जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, पी के बाद में क्यों जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे। लेकिन एक बार हम आर आर एस पढ़ लेते हैं। येट आई डिड नॉट नो दैट हिज फैमिली वॉज एन ओल्ड वन, सो आई डिड नॉट नो मच अबाउट हिम, ठीक है। अब अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पे, तो 49th में 2 ही जगह पे एंसेस्टर्स की बात कर रहा है। कौन से वाले में? देखो यहाँ पे बोल रहा है मैनी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, देखो अभी कह रहा है बहुत सारे एंसेस्टर्स उसके किस लिए जाने जाते थे, आर्टिस्टिक एबिलिटीज के लिए और म्यूजिकल एबिलिटीज के लिए जाने जाते थे, ठीक है। ढेर सारे एंसेस्टर्स उसके इसके लिए जाने जाते थे। फिर कह रहा है अदर्स, जो बाकी एंसेस्टर्स थे वो किसके लिए जाने जाते थे, एक्सेप्शनली जनरॉसिटी एंड चैरिटी। मतलब पी शुरुआत कर रहा है इस सेंटेंस की और इसी सेंटेंस को क्यों आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो पी के साथ में ही क्यों लगेगा, बीच में और कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि और कोई पॉइंट एंसेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ एबिलिटीज को बता ही नहीं रहा है। तो पी क्यू हमारा एक पेयर बन गया है। अब ऐसे ऑप्शन जिसमें पी क्यू नहीं आ रहा है उसको तुरंत बाहर निकालेंगे, तुरंत लात मार के बाहर, एकदम जायदाद से बेदखल कर देंगे उसको। चलो देखो ऑप्शन में पी क्यू चाहिए ही चाहिए मुझे। अभी पी क्यू यहाँ पे आ रहा है, पी क्यू आर एस, और उसके बाद में पी क्यू इसमें नहीं आ रहा है, तो बी वाला बाहर हो जाएगा बेटा, बी बाहर हो गया।
पी क्यू यहां पे भी नहीं आ रहा, ये भी बाहर हो गया, यहां पे आ रहा है पी क्यू और इधर आ रहा है पी क्यू। ये तो पी क्यू आर एस के बारे में बात कर रहा है। जरा पी क्यू आर एस में पी क्यू तो हमने देख लिया कि बढ़िया है, आर एस को पढ़ लेते हैं। येट आई डिड नो दैट हिज फैमिली वॉज एन ओल्ड वन, सो आई डिड नॉट नो टू मच अबाउट हिम। अरे यहां पे देखो, अगर मैं आर की बात करता हूं, आर बोल रहा है कि येट आई डिड नो दैट हिज फैमिली वॉज एन ओल्ड वन, फिर भी मुझे पता है कि उसकी फैमिली बहुत पुरानी थी, इसलिए मुझे नहीं पता उसके बारे में काफी ज्यादा। अरे ये आर एस तो एक साथ में लग रहे हैं, तो चीजें गड़बड़ कर दे रहे हैं, है ना बेटा। अब इस चीज को अगर हम बोले तो यहां पे आर के साथ में अगर यस मैंने एस लगा दिया, तब ये चीज एकदम गड़बड़ हो गई। ये कह रहा है फिर भी मुझे ज्यादा पता है उसके बारे में, उनकी फैमिली बहुत पुरानी थी, इतना मुझे पता है। एस कह रहा है इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता है, मतलब ही कि नहीं हो गया। यानी कि पी क्यू आर एस की अगर हम बात करें तो आर के बाद में एस लगाते ही इसका मीनिंग क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। आर के बाद में एस तो नहीं लग सकता, मे बी इसको हम फ्लिप कर दें तो देखो बी और सी तो हमने पहले ही बाहर कर दिया था बेटा, ए वाला भी बाहर हो जाएगा क्योंकि आर के साथ में एस नहीं लग सकता, इनको फ्लिप करना पड़ेगा। तो यहां पे पी क्यू भी है और एस के बाद में आर लगा है। तो देखो ध्यान से समझो, स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग हो रही थी Roderick Usher has always been a quiet person who talked little of himself, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टार्टिंग कहां से कर दिया बेटा, उसके बाद में हमने स्टार्टिंग कर दिया उसके बाद में हमने स्टार्टिंग किया है पॉइंट नंबर एस से। सो आई डिड नॉट नो टू मच अबाउट हिम, इसलिए बहुत कम बोला करते थे, इसलिए हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है। फिर भी मुझे पता है कि उनकी फैमिली कैसी थी, ओल्ड थी। अब ऐसा तो कह सकते हैं, तो इसलिए एस आर लेंगे और फिर पी क्यू पे आ जाएंगे, तो एस आर पी क्यू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर चॉइस, ठीक है। इकलौता आंसर जो सेंस बना रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसके अलावा और बाकी सब डिस्टॉर्ट ही हो गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50वां। ठीक है, मास प्रोडक्शन हैज इंक्रीज द टेंडेंसी टू व्यू थिंग्स एज यूजफुल रादर देन डिलाइटफुल, ठीक है। मास प्रोडक्शन ने चीजों की टेंडेंसी को यूजफुल बना दिया है डिलाइटफुल से ज्यादा। यूजफुल मतलब ज्यादा काम में देखने लगे हैं, डिलाइटफुल मतलब खुश कर रही हो कि नहीं, अच्छी लग रही हो कि नहीं, उससे ज्यादा काम के कॉन्टेक्स्ट में कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ज्यादा एम्फेसिस है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है इंडीड अ लोअरिंग ऑफ क्वालिटी यूजुअली रिजल्ट्स व्हेन मास प्रोडक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर मोर प्रिमिटिव मेथड्स। अब ये कह रहा है कि ये तो बात सच है कि क्वालिटी तो लो हो ही जाती है, लोअरिंग ऑफ क्वालिटी यूजुअली रिजल्ट्स व्हेन मास प्रोडक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर मोर प्रिमिटिव मेथड्स, है ना। और जब भी हम कभी ऐसा करते हैं तो क्वालिटी तो लो थोड़ी सी हो ही जाती है, ठीक है। अब पी क्यू आर एस में देखो क्या क्या बातें हो रही हैं, उसके बाद में ऑप्शंस पे आके इनको फटाफट एडजस्ट कर देंगे। चलो पी बोल रहा है दीज वेरियस थिंग्स शेयर नथिंग विद द बटन्स एक्सेप्ट मनी वैल्यू। अच्छा ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं ये कुछ और शेयर नहीं कर रही हैं मनी वैल्यू के अलावा, है ना। मनी वैल्यू के अलावा इन चीजों का और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक। फिर बोल रहा है ऑल द रेस्ट यू विश टू एक्सचेंज फॉर फूड शेल्टर एंड मेनी अदर थिंग्स। बाकी सारी चीजों को आप एक्सचेंज कर सकते हो, फूड शेल्टर और मेनी अदर थिंग्स। ऑल द रेस्ट यू विश टू एक्सचेंज फॉर फूड शेल्टर एंड मेनी अदर थिंग्स। अब ये बोलने का क्या सेंस है, चलो सेंटेंस नंबर 1 को फिर से देखते हैं। मास प्रोडक्शन हैज इंक्रीज द टेंडेंसी टू व्यू थिंग्स एज यूजफुल रादर देन डिलाइटफुल। मास प्रोडक्शन क्या कर दे रहा है, चीजों की टेंडेंसी किस चीज की बढ़ा दे रहा है। हम लोग क्या करने लग रहे हैं ज्यादा कि हमको यूजफुल कितनी लग रही है, डिलाइटफुल या अच्छे से ज्यादा यूजफुल कितनी है, उस चीज के बारे में हम ज्यादा उस हिसाब से सोचने लगे हैं। क्यों बोल रहा है ऑल द रेस्ट यू विश टू एक्सचेंज फॉर फूड शेल्टर एंड मेनी अदर थिंग्स। चलो ठीक है, क्यों भी काम कर रहा है। आर बोल रहा है सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बटन्स। मान लेते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, किस चीज के, बटन्स के मैन्युफैक्चरर हैं। हाउएवर एक्सीलेंट योर बटन्स में बी, यू डू नॉट वांट मोर देन अ फ्यू फॉर योर ओन यूज। चाहे जितनी मर्जी एक्सीलेंट बटन्स बना लो, लेकिन आपको कुछ ही चाहिए अपने यूज के लिए, ठीक है। And it is not even the money value of the buttons that is important to you. What is important is profit which may be increased by lowering their quality. ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मनी वैल्यू होगी जो बटन की वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, what is important is profit which may be increased by lowering their quality. और इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉफिट कितना बन रहा है, उसकी क्वालिटी को अगर हम थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं तो उस चीज पे। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को एक थोड़ा सा जनरलाइज करके देखने की बात करो तो यहां पे ये हो रहा है, जनरली यहां पे ये हो रहा है कि यहां पे ये बोला जा रहा है कि जनरली हम बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं,
क्वालिटी और क्वांटिटी इन चीजों पे मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और कई बार हमारे पास में प्राइस वैल्यू का बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाता है। तो इसी हिसाब से इसको फ्रेम किया गया है। अब यहां पे अगर आप एक चीज को ध्यान से देखो तो आर में यहां पे बोल रहा है क्या चीज, आर के बारे में बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ बटन्स हो। उसके बाद में यहां पे एस क्या बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं एंड इट इज नॉट इवन द मनी वैल्यू ऑफ द बटन्स दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। अब एस बोल रहा है कि और बटन्स का वैल्यू भी नहीं इंपॉर्टेंट है या मनी नहीं इंपॉर्टेंट है जितना बटन्स को बनाने में लग रहा है। तो देखो आर के साथ में एस लगाना तो कंफर्म हो गया। अब आर के जस्ट बाद में एस लगा रहे हैं या आर के बीच में कुछ आ रहा है वहां एस लगा रहे हैं, ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि आर के बाद में ही एस आएगा, है ना, क्योंकि पहले शुरुआत करी हमने बात करना, आर में बटन्स के बारे में बात करना शुरुआत की है, उसके बाद में ही एस आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में आर के बाद में एस नहीं है उन ऑप्शंस को हटा देते हैं। देखो यहां पे आर के बाद में एस है, ठीक है, इसमें भी आर के बाद में एस है, ये भी ठीक है, इसमें एस के बाद आर है, सी वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो गया, सी ऑप्शन यहां से बाहर हो गया। डी देखो इसमें आर के बाद में एस है, चलो ठीक है, तो यहां पे एक ऑप्शन फिलहाल हम बाहर कर पाए हैं। अब हम शुरुआत किससे करें, पी, आर या फिर क्यू। देखो ध्यान से पी से शुरुआत करें, आर से शुरुआत, पी से शुरुआत करें, आर से या क्यू से शुरुआत करें, तो कैसे मालूम चलेगा। देखो यहां पे कौन से स्टार्टिंग है, पी है, आर है और क्यू है, पी, आर और क्यू। देखो पी, these various things share nothing with the buttons except money value। अच्छा ठीक है, share nothing with the buttons except money value, ठीक है। अब यहां पे जो P वाला ऑप्शन है, जो P से शुरू कर रहा है, ये क्या बोल रहा था बेटा, ये सारी चीजें कुछ भी शेयर नहीं करती हैं बटन्स से एक्सेप्ट मनी वैल्यू। अब यहां पे बटन्स की बात एकदम से मैं लेके नहीं आऊंगा क्योंकि बटन्स की बात अभी यहां पे शुरू नहीं हुई थी। तो पी वाला ऑप्शन जो बटन्स की बात को एकदम से छेड़ रहा है इसको हम बाहर करते हैं। तो पी वाले की बात यहां से कट गई, पी वाला भी यहां से बाहर हो गया, पी क्यू आर एस की बात हट गई है, एस पी क्यू आर हट गया है। अब हम शुरुआत कर सकते हैं आर से या फिर हम शुरुआत कर सकते हैं क्यू से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आर शुरुआत कर सकता है या क्यू, कैसे मालूम चलेगा, देखिए ध्यान से। आर कह रहा है सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बटन्स, और क्यू बोल रहा है ऑल द रेस्ट यू विश टू एक्सचेंज फॉर फूड, शेल्टर एंड मेनी अदर थिंग्स। अब बाकी चीजें जितनी आप शेयर करोगे, फूड, शेल्टर और बहुत अदर चीजें, अब एकदम से ये वाली चीजें कहां से ले आऊं मैं कि बाकी जो भी चीजें आप शेयर करोगे उनके बारे में मैं कहां से बात करने लग जाऊं। तो क्यों यहां पे स्टार्टिंग अगर करा तो सेंटेंस नंबर 1 के साथ कोई फिट ही नहीं बैठ पाएगा। मास प्रोडक्शन हैज इंक्रीज द टेंडेंसी टू व्यू थिंग्स एज यूजफुल रादर देन डिलाइटफुल हो गया। उसके बाद में अगर मैं क्यों लगा दूं, ऑल द रेस्ट यू विश टू एक्सचेंज फॉर फूड, शेल्टर एंड मेनी अदर थिंग्स, अब कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा क्यू का, तो एकदम से क्यू को मैं जबरदस्ती बीच में नहीं ला सकता। कौन से ऑप्शंस बाहर हो रहे थे, यहाँ पे ए बाहर हो गया था, सी और डी बाहर हो गया था, बच कौन रहा है, आर पी क्यू एस। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इकलौता आंसर जो करेक्ट है। आर क्यू पी एस को एक बार पढ़ लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। आर क्यू पी एस को एक बार इस सीरीज में पढ़ लेते हैं। देखो आर क्यू पी एस में आर ने स्टार्ट किया, सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बटन्स, हाउएवर एक्सीलेंट योर बटन्स मे बी, यू डू नॉट वांट मोर देन अ फ्यू फॉर योर ओन यूज, ठीक है। उसके बाद में पी की बात करते हैं, ऑल द रेस्ट, आर के बाद में क्या था हमारे पास में, क्यू था, ऑल द रेस्ट यू विश टू एक्सचेंज फॉर फूड, शेल्टर एंड मेनी अदर थिंग्स। अब आपने कुछ बटन्स बनाई, कुछ आपके लिए यूज होंगी, बाकी की क्या है, आपके लिए यूजफुल नहीं है, बाकी को आप क्या करोगे, बेच दोगे, जिससे आपको पैसा मिलेगा और आपका फिर क्या आएगा, फूड, शेल्टर और बहुत सारी और चीजें आ जाएंगी। तो एस के साथ में क्यू फिट हो गया। उसके बाद में था आर के साथ में क्यू फिट हो गया। फिर आता है पी, पी बोल रहा है दीज वेरियस थिंग्स शेयर नथिंग विद द बटन्स एक्सेप्ट मनी वैल्यू, और ये जितनी भी चीजें बनाई हैं आपने उनको सिर्फ शेयर किया है किस वजह से, पैसों के लिए शेयर कर दिया, ठीक है। अब एस की बात करें, एंड इट इज नॉट इवन द मनी वैल्यू ऑफ द बटन्स दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रॉफिट विच मे बी इंक्रीज बाय लोअरिंग देयर क्वालिटी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब आप सोचोगे यार 100 बटन बेची तो मान लेते हैं 500 रुपया है, आप सोचोगे क्वालिटी थोड़ी सी लो कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई, अब प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाएगा, इस हिसाब से होता है। चलो सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर क्यू पी एस, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। अब यहां पे आ चुका है कॉम्प्रीहेंशन। देखो कॉम्प्रीहेंशन के 4, 5 या कभी कभी 6 पैसेज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे 2001 वाले में हमने 6 पैसेज भी देखे हैं, तो यहां पे आपको 4 पैसेज देखने के लिए मिले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू और कॉम्प्रीहेंशन में देखते हैं पहला पैसेज क्या कह रहा है। डायरेक्शंस बोल रहा है इन दिस सेक्शन यू हैव अ फ्यू शॉर्ट पैसेजेस, आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन पैसेज, ठीक है। यहां पे आपको कुछ पैसेज मिलने वाले हैं,
इनके बाद में आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट रीड अ पैसेज एंड आंसर दी आइटम्स। यहाँ पे आइटम आइटम लिखते हैं ये सीडीएस वाले। आइटम का मतलब बेटा होता है क्वेश्चन, यहाँ पे है ना, कोई और ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। आइटम्स का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ही है, कोई आइटम नहीं आने वाली यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही आए रहे। चलो, first read a passage and answer the items based on it. You are required to select your answers based on the contents of the passage and opinion of the author only. आपको क्या जरूरत है, आप अपने आंसर्स को सिर्फ कंटेंट ऑफ द पैसेज जो है उसी के हिसाब से बताइए। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगानी है। जो चीज आपको पैसेज बोल रहा है सिर्फ वही चीज आपको यूज करनी है। जैसे मान लो पैसेज बोल रहा हो ये मार्कर रेड कलर का है, तो आप इस मार्कर को रेड लिख दो, जबकि आपको ये दिख रहा है ब्लैक कलर का। क्लियर है, यही बात यहां पे कही जा रही है। चलिए शुरू कर जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं पैसेज को एक बार, उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस पे फटाफट प्रहार। पहला बोल रहा है ओवर पॉपुलेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ इंडियाज न्यूमरस एंड मल्टीफेसिटेड प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही बात है, ओवर पॉपुलेशन तो जितनी भी मल्टीफेसिटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब ऐसी दिक्कतें जो मल्टीपल सेक्शंस में दिक्कत पैदा करती हैं, वो वाली प्रॉब्लम्स में एक ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। इनफैक्ट इट हैज कॉज्ड इक्वली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, अंडर नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेसिव फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। बिल्कुल, ये चार चीजें तो डेफिनेटली इन्होंने की है। Indisputably, this country has been facing a population explosion of crisis dimensions. बिल्कुल सही बात है। It has largely diluted the fruits of the remarkable economic progress that the nation has made during the last 4 decades or so. अब अल्टीमेटली क्या हो गया, जितनी भी प्रोग्रेस करते जाओ, जब ढेर सारी पॉपुलेशन हो जाएगी तो वो प्रोग्रेस को बहुत सारे लोगों में बांटना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, चीजें थोड़ी थोड़ी आएंगी सबके हक में, और गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें पॉपुलर रहेंगी या कॉमन रहेंगी, कभी कम हो ही नहीं पाएंगी। चलो, द एंटायर बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी इज थ्वार्टेड बाय द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। और जो पूरी बैटल थी पॉवर्टी के अगेंस्ट में, वो और तेजी से बढ़ गई, एकदम बेकार हो गई। किस चीज से, एकदम पॉपुलेशन में जब बढ़ी तो बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी क्या हो गई, खत्म होने लग गई लगभग। अब सोचो ना कि बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ गया तो गरीबी को मिटाना तो और मुश्किल होता जाएगा, है ना। द ट्रेजेडी इज दैट व्हाइल ओवर पॉपुलेशन एक्सेंचुएट्स पॉवर्टी, the country's stark poverty itself is in many areas a major cause of overpopulation. बिल्कुल सही बात है, इसका उल्टा भी ठीक है। अभी कह रहा है कि ट्रेजेडी ये है कि जबकि ओवर पॉपुलेशन क्या करता है, पॉवर्टी बढ़ाता है। कंट्री का जो स्टार्क पॉवर्टी है इटसेल्फ इज इन मेनी एरियाज अ मेजर कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। कंट्री में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो गरीबों का तबका है, वो क्या करता है, पॉपुलेशन को और तेजी से बढ़ाने का काम करता है। देखो, इनका एक माइंडसेट होता है। जैसे मान लो एक गरीब आदमी है, इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। मान लो एक गरीब आदमी है, ये इसको लगा कि मैं बहुत गरीब हूं, पैसे कमा नहीं पा रहा हूं। अब अमीर लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं कि चलो एक ही बच्चा है, उसको पढ़ा लिखा के अच्छे से बढ़ा ले, है ना, वही बहुत है, या 2 हैं तो उनको सही से एजुकेशन मिल जाए। ये क्या सोचते हैं, मान लेते हैं मेरे पास में अभी मैं अकेला हूं, मान लेते हैं मैं महीने का कितना कमा रहा हूं, 5,000 रुपए कमा रहा हूं, महीने का 5,000 कमा रहा हूं। अब मान लेते हैं अगर मेरे मान लो 10 लड़के हो गए, ठीक, तो वो सारे बड़े होके 5,000 कमाएंगे, तो कितना हो गया, 50,000। अभी मेरे पास कितना आ रहा है, 5,000। बड़े बच्चे हो जाएंगे, कितना आएगा, या मान लो भीख मांगेंगे बच्चे छोटेपन पे ही, तो कितना आएगा, 50,000। तब मैं कितने का मालिक हो जाऊंगा, 55,000 का। हाँ, यही ठीक रहेगा, तो 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये माइंडसेट के साथ में ये लोग होते हैं, और इसी माइंडसेट के हिसाब से ये 55,000 की जगह इनको 5,000 भी नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे ये 5,000 भी पूरा खा जाते हैं। और इसी माइंडसेट के हिसाब से ये लोग पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट करते रहते हैं। सो दिस इज व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ सेटायर हियर, ठीक है। चलो 51 के बाद में बात करते हैं। 51वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, What is the irony behind the overpopulation of India? अब यही था आयरनी अभी जो बोला है, ठीक है। Overpopulation gives birth to poverty, which itself is the cause of overpopulation. बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि overpopulation किस चीज को जन्म देती है, पॉवर्टी को, और पॉवर्टी क्या है, कॉज ऑफ overpopulation भी है ना। मतलब खूब सारी पॉवर्टी, खूब सारी पॉपुलेशन हो गई तो गरीबी बढ़ जाएगी, और गरीबी बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यही तो सीखा है भी, यही आयरनी थी जो राइटर है वो इस पैसेज में कह रहा था। बी देखते हैं, अंडर नरिशमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी बात नहीं हो रही बेटा। फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड इज लीडिंग टू ओवर पॉपुलेशन, बेकार है। फ्रूट्स ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर टिकलिंग डाउन टू द पुअर, गलत है ये। फ्रूट्स के मतलब यहाँ पे क्या है, फल। फ्रूट्स का मतलब क्या है, फल। कौन सा बेटा, मेहनत का फल जो होता है, जो मेहनत का फल होता है उसको फ्रूट्स बोलते हैं। याद रखो, नाउन्स में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो 52 की बात करते हैं।
व्हाट इज द जनरल टोन ऑफ द पैसेज। यहां पे पहला लिखा है फनी या ह्यूमरस, मतलब इसको पढ़ के आपको हंसी आ रही है, बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। चलो तो एक ही बात यहां से हटा देते हैं, फनी या ह्यूमरस, मतलब हा 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 ऐसे टाइप का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फनी और ह्यूमरस हट गया। दूसरा है सॉम्बर, सॉम्बर का मतलब क्या होता है, सॉम्बर का मतलब होता है सीरियस। तीसरा है डायडैक्टिक, का मतलब होता है लेक्चर या आदेश जब कोई देता है। तो देखो लेक्चर और आदेश तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, तो सी वाला पॉइंट बाहर कर देते हैं, है ना। फिर ट्रेजिक है, कोई ट्रेजेडी तो बताई नहीं जा रही है, सो इट्स नॉट ट्रेजिक। ये क्या है, सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब क्या होता है बेटा, सीरियस कोई बात हो रही हो, सीरियस कंसर्न दिखाया जा रहा हो कि डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को किससे रिलेट किया गया है, पॉवर्टी से। तो इकलौता ऑप्शन यहाँ पे जो टोन बता रहा है वो क्या होता है, सोम्बर। देखो टोन क्या होता है, जिस लहजे में ऑथर बोल रहा होता है उस लहजे को आपको बताना होता है कि ऑथर ने क्या सोच के बोला होगा, सीरियस होगा, बहुत रोमांटिक हो गया होगा, उसको गुस्सा आ रहा होगा, किस हिसाब से बोला है, वही होती है पैसेज की टोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 53rd क्वेश्चन पे। 53वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा आपके सामने। व्हाट इन द ऑथर्स व्यू सीवियरली अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। सबसे ज्यादा बुरी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी चीज इफेक्ट करती है, ये बताना है। पॉवर्टी, इलिटरेसी, ओवर पॉपुलेशन, नन ऑफ द अबव। देखो डी तो बाहर है क्योंकि ये तीनों चीजें दी हुई हैं, तो डी इज आउट। इलिटरेसी नहीं, पॉवर्टी नहीं, क्या चीज कंट्रोल कर रहा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ओवर पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही पॉवर्टी आती है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही इलिटरेसी आती है। और ऑथर ने यह भी कहा है कि पॉवर्टी की वजह से भी ये बढ़ता है, लेकिन मेजर कॉज क्या है बेटा, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो पहले तो ओवर पॉपुलेशन है, इस वजह से पॉवर्टी आ रही है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे ये। What according to the author is the biggest reason behind overpopulation? सबसे बड़ा रीजन क्या है ओवर पॉपुलेशन के पीछे। अभी लास्ट में बताया था कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉवर्टी की वजह से ओवर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अंडर नरिशमेंट लिखा हुआ है, ये गलत है। इट्स अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं, एक्सेसिव फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड की बात नहीं हो रही है। पॉवर्टी बढ़ा रही है किस चीज को बेटा, ओवर पॉपुलेशन को। और अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दे कि पॉवर्टी बढ़ाने के लिए क्या चीज है, तो ये भी ओवर पॉपुलेशन भी वन ऑफ द रीजंस है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54th क्वेश्चन इज डन। 55th क्वेश्चन पे आते हैं। इट हैज लार्जली डाइल्यूटेड टू द फ्रूट्स, लार्जली डाइल्यूटेड टू द फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। अब व्हाट इज डाइल्यूटेड टू द फ्रूट्स, डाइल्यूटेड द फ्रूट्स ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, स्प्लिट, स्प्लिट हो जाना, है ना। अब ये क्या कह रहा था, जब पैसेज में हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या निकल रहा था कि इसने क्या कर दिया है, फ्रूट्स ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब मान लो एक कंट्री है, उसने खूब सारा बजट पास किया, मान लेते हैं $100 बिलियन का बजट पास किया। ठीक, अब वहां पे पहले मान लेते हैं पॉपुलेशन थी, लेट्स अज्यूम पॉपुलेशन थी 10 मिलियन। ठीक, अब 100 बिलियन का वो किया, अब लोगों में ज्यादा पैसे बटेंगे, ज्यादा चीजें मिलेंगी। 10 मिलियन से ये मान लो हो गया 50 मिलियन। अब जो पैसा मिलेगा वो भी तो बहुत हद तक कम हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। तो डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, स्प्लिट कर देना लोगों में, है ना, बांट देना, फैला देना, दैट इज डाइल्यूटेड। अब मुझे बताना है इसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है। कोएलिस्ड का मतलब यहां पे जुट जाना होता है, मतलब एक साथ हो जाना, बाहर हो जाएगा। कंपाउंडेड का मतलब होता है जुट जाना, फिर से बाहर हो जाएगा। चीपेंड का मतलब सस्ता होना है, नहीं होगा। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है एक जैसा, एक जगह जुट जाना, एक जगह हो जाना। तो देखो यहां पे मुझे क्या बोलना था, डाइल्यूटेड का मतलब क्या हो गया, एकदम बिखर गया। अब इसका जो मतलब अपोजिट होगा, उसका मतलब होगा समेट देना किसी चीज को। तो समेटा हुआ जब भी कोई चीज होता है उसको कंसोलिडेटेड बोलते हैं। सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ये सबके मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन जब कोई चीज एकजुट में होती है, एक साथ समेटी हुई होती है, दैट्स कंसोलिडेटेड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। 56 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 56 क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, 56 क्वेश्चन के लिए हमें एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे, टू ईट एंड नॉट बी ईटन, दैट्स द इंपेरेटिव ऑफ अ कैटरपिलर्स एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि खाते रहो लेकिन खाने मत दो किसी को अपने आप को, यही है इंपेरेटिव कैटरपिलर के एग्जिस्टेंस का। द लीफ रोलर रिड्यूसेस इट्स रिस्क ऑफ बीइंग पिक्ड ऑफ बाय प्रेडेटर्स बाय सिल्किंग टुगेदर अ टेम्पररी शेल्टर इन विच टू फीड एंड रेस्ट। अभी कैसे अपने आप को बचाता है, एक पत्ती को पूरा अपने उसमें कर लेता है, रोल बना लेता है और उसी के अंदर खाता है, उसी के अंदर सोता है। Adopting a different line of defense, the jelly slug extrudes a sticky translucent coating that may foul the mouth parts of
मैरिड्यूडिंग आंट्स that may fold the mouth parts of marinating ants. ठीक है, for its part the aquatic larva by its watery element fashions a portable hideout from the fragments of aquatic leaves. ठीक है, cutting a serpentine trail as it feeds on tender young leaves. The minute citrus leaf miner spends its entire larval life inside its house plants, thus keeping its appetizing body safely under wraps. अब ये इसके अंदर जो जेली भरी होती है, जो लिक्विड होता है, उसकी वजह से ये आंट्स को ट्रैप कर सकते हैं, मतलब आंट्स को फूल कर सकते हैं, और बाकी जितने भी प्रेडेटर्स हो सकते हैं उन सबको ये अपनी ये जो सिट्रस लीफ का वो बनाए होते हैं ना, अपना एक शेल बनाए होते हैं, उसी से प्रेडेटर्स को भगाते भी हैं, उसी से अपने आप को सेव भी करते हैं, और अपना पूरा लाइफ स्पैन उसी के अंदर बिता के फिर एक बटरफ्लाई बन के वो उड़ भी जाते हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में पूरी बातें पूछी गई हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद में आएंगे वापस अगर जरूरत लगेगी तो फिर से पैसेज में। तो क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास में, ये पूछ रहा है विच वेराइटीज ऑफ कैटरपिलर बिल्ड शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ए कह रहा है लीफ रोलर एंड एक्वेटिक लावा, लीफ रोलर एंड जेली स्लग। सी कह रहा है जेली स्लग एंड एक्वेटिक लावा, जेली स्लग एंड सिट्रस लीफ माइनर। विच वेराइटीज ऑफ कैटरपिलर बिल्ड शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कौन से वेराइटी ऑफ कैटरपिलर बिल्ड करते हैं शेल्टर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लीफ रोलर और एक्वेटिक लार्वा जो होते हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाते हैं बेटा, देखो जरा सा, ये क्या बोल रहा है, लीफ रोलर और एक्वेटिक लार्वा। अब देखो यहाँ पे एक्वेटिक लार्वा, विच वैराइटीज ऑफ कैटरपिलर्स बिल्ड शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कौन से वाले होते हैं अपने शेल्टर बनाते हैं बेटा, तो दैट्स लीफ रोलर और एक्वेटिक लार्वा वाले टाइप के, है ना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहीं लिखा था द एक्वेटिक लार्वा है, और फॉर इट्स पार्ट द एक्वेटिक लार्वा बाय इट्स वाटरी एलिमेंट्स फैशन द पोर्टेबल रिटर्न, और उसके बाद में एक्वेटिक लीव्स है यहाँ पे, और एक्वेटिक लार्वा कहाँ गया, हाइड आउट फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स ऑफ एक्वेटिक लीव्स। तो ये दोनों बन जाते हैं, ठीक है। चलो, ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो एकदम एग्जैक्टली वहां पे पॉइंट करके पूछा करते हैं कि बताओ ये कौन से हैं, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल आसान से होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट कई बार कर सकते हैं, बट फिर भी आप टाइम लगाइए और इनको जरूर करिए। चलो 57th क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटरपिलर्स प्रोड्यूसेस अ स्टिकी कवरिंग। इसमें से कौन सा वाला स्टिकी कवरिंग प्रोड्यूस करता है। देखना चाहते हो अगर तो वापस आ जाते हैं। वैसे इसमें जेली स्लग वाला जो होता है ये करता है स्टिकी कवरिंग प्रोड्यूस, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास में कौन से हैं। ऑप्शंस में हमारे पास में है पहला लीफ रोलर, जेली स्लग, एक्वेटिक लार्वा या सिट्रस लीफ माइनर। पूछ रहा है कौन से वाला जो कैटरपिलर है वो स्टिकी कवरिंग को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखो स्टिकी कवरिंग के लिए हमें कौन से वाले पाना पड़ेगा देखो यहाँ पे मिल गया। ये बोल रहा है द जेली स्लग एक्सट्रूड्स अ स्टिकी ट्रांसल्यूसेंट कोटिंग दैट में फोल्ड द माउथ पार्ट्स ऑफ मैराड्यूडिंग आंट्स। तो जेली स्लग इसका करेक्ट आंसर चॉइस है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 57 वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेली स्लग। ठीक है, चलो अगला 58th वाले पे आते हैं। 58th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज डिस्क्राइब्स एनिमीज ऑफ द कैटरपिलर। इसमें से कौन से पेयर एनिमी बता रहे हैं। देखो सर्पेंटाइन एंड होस्ट, अभी होस्ट तो नहीं, होस्ट तो खुद ही वो हो गया, होस्ट तो नहीं होगा, ए वाला बाहर हो जाएगा। बी देखो प्रेडेटर एंड मैरिड्यूडिंग, आंट्स के बारे में बात कर रहा था, बी तो ठीक है, बी सही है। चलो सी डी भी पढ़ लेते हैं एक बार। सी कौन सा बोल रहा है, सर्पेंटाइन एंड मैरिड्यूडिंग, सर्पेंटाइन एंड मैरिड्यूडिंग, सी बाहर है बेटा। देखो एक बार ऑप्शंस पे वापस आना पड़ेगा, एक तो ये थोड़ा सा सारे ऑप्शंस एक साथ आ नहीं रहे हैं। चलो देखते हैं एक साथ। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज डिस्क्राइब्स एनिमीज ऑफ द कैटरपिलर। अब देखो एनिमीज में क्या है हमारे पास में, सर्पेंटाइन एंड होस्ट है। सर्पेंटाइन एंड होस्ट गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, होस्ट खुद तो नहीं होगा। प्रेडेटर एंड मैरिड्यूडिंग हो गया, ठीक है। सर्पेंटाइन एंड मैरिड्यूडिंग, सर्पेंटाइन एंड मैरिड्यूडिंग नहीं है, प्रेडेटर एंड होस्ट भी नहीं, होस्ट तो खुद तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा, प्रेडेटर एंड मैरिड्यूडिंग। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलो ये तो सारी चीजें पढ़ते पढ़ते ही समझ आ जाती हैं, है ना।